हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे द उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, यूपी एक्ट नंबर 16 ऑफ 2021। तो हमने देखा था कि इसमें 7 चैप्टर्स हैं और जिसमें कि चैप्टर 4 तक हमने कर लिया था और हम अब चैप्टर 5 पे आते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट अगेंस्ट एविक्शन। ठीक, मतलब टीनेंट को जो एविक्शन बेदखली, टीनेंट की बेदखली के खिलाफ जो किराएदार है उसको बेदखल करने के खिलाफ उसके पास क्या क्या प्रोटेक्शन उसको मिले हुए हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट अगेंस्ट एविक्शन। और क्या हम बात करेंगे? और हम बात करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस बाय लैंडलॉर्ड। ठीक, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमिसेस बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को जो प्रेमिसेस है उसका कब्जा उसे वापस कैसे मिलेगा, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में चैप्टर 5 जो है वो डील करता है कि टीनेंट के पास जो क्या प्रोटेक्शन है बेदखली के खिलाफ, और जो लैंडलॉर्ड है उसको प्रेमिसेस का पोजीशन कैसे मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में ये सेक्शन जो है, ये चैप्टर जो है, चैप्टर 5 जो है वो बात करता है। तो अब हम देखते हैं इसके सेक्शंस को। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 21, जो प्रोटेक्शन ऑफ टीनेंट अगेंस्ट एविक्शन। ये जो चैप्टर, ये जो सेक्शन है ये काफ़ी लंबा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको कई सारे क्लॉजेज हैं इसमें जिसको कि हम बारीकी से पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है अ टीनेंट शैल नॉट बी एविक्टेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अनलेस अदरवाइज एग्रीड टू इन राइटिंग बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टीनेंट। ठीक, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22। मतलब टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। टीनेंट को क्या नहीं किया जाएगा? टीनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि टेनेंसी चल रही है टीनेंट की, उस दौरान टेनेंसी एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग ही टीनेंट को उसकी टेनेंसी से एविक्ट किया जाएगा। ठीक, और जो है कि कैसे इविक्ट किया जाएगा, जो प्रोविज़न है सेक्शन 22 के सबसेक्शन 2 में, मतलब एक सेक्शन 21 के सबसेक्शन 2 में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से किया जाएगा या फिर सेक्शन 22 के हिसाब से किया जाएगा। मतलब इस सबसेक्शन में हमने 3 चीज़ें देखी कि तीन तरीके से टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? जैसे कि लैंडलॉर्ड और टीनेंट ने इन राइटिंग में टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री किया हो कि हाँ ये अगर कंडीशन हुई तो टीनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, या फिर इस सेक्शन यानी 21 सेक्शन के जो सबसेक्शन 2 में जो बात दी गई है उसके अकॉर्डिंग उसको एविक्ट किया जाएगा, या फिर सेक्शन 22 के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग उसे एविक्ट किया जाएगा। तो और बाकी और कोई कंडीशन होती है तो टीनेंट को उस प्रेमिसेस से एविक्ट नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोवाइडेड दैट। इसका प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड द प्रेमिसेस बाय सेल डीड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड इट वाज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ टीनेंट सिंस बिफोर इट्स परचेज। मतलब लैंडलॉर्ड कोई जमीन थी, कोई प्रेमिसेस था, उसको उस पर कोई टीनेंट पहले से रह रहा था और उस प्रेमिसेस को जो पहले वाला लैंडलॉर्ड था उसने क्या किया? दूसरे को बेच दिया। तो लैंडलॉर्ड ने कैसे उस प्रेमिसेस को एक्वायर किया? कैसे एक्वायर किया? सेल डीड से एक्वायर किया। सेल डीड से उसने एक्वायर किया, उस पर पहले से ही कोई टीनेंट उस प्रेमिसेस पे रह रहा था। तो क्या होगा? नो एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सच प्रेमिसेस शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के तहत कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगी उसके पोजेशन को रिकवर करने के लिए, यानी कब्जे को वापसी लेने के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगी अनलेस अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हैज़ elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन। मतलब इस जो है कि इस एक्विजिशन के जैसे वो सेल डीड से वो खरीदा गया मकान, उसके 1 साल के बाद ही, उसके 1 साल के अंदर तक जो है कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगी उस पोजीशन को रिकवर करने के लिए। उसके 1 साल के बाद ही ऐसा कोई एप्लीकेशन लग सकता है कि हाँ टीनेंट को अब यहाँ से निकाल दिया जाए और पोजीशन वापस की जाए। ठीक, और एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड इन बिटवीन द अर्स्ट वाइल लैंडलॉर्ड एंड द टीनेंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर जो टेनेंसी एग्रीमेंट जो पहले के लैंडलॉर्ड या टीनेंट के बीच एग्जीक्यूट हुआ था उसके एक्सपायरी के बाद ऐसी एप्लीकेशन लगेगी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी जल्दी हो। मतलब अब हम इसका पूरा समझते हैं इस प्रोविजन का क्या कहना चाह रहा है कि कोई प्रेमिसेस थी, उस पर कोई टीनेंट पहले से रह रहा था, उस प्रेमिसेस के मालिक ने उस प्रेमिसेस को
किसी और को बेच दिया, ठीक। और जो नया लैंडलॉर्ड आया है वो अब क्या करेगा, वो उस प्रेमिसेस को उसे चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक टेनेंट रह रहा है। तो ये प्रोविजन हमें बताता है कि जब तक कि 1 साल, मतलब जब भी उस लैंडलॉर्ड ने, नए लैंडलॉर्ड ने उस मकान को खरीदा, उसके 1 साल के अंदर तक, या फिर जो टेनेंसी एग्रीमेंट जो पहले का लैंडलॉर्ड या टेनेंट के बीच में था, उसमें जो टेनेंसी का टेन्योर था उसके खत्म होने तक, दोनों में से जो भी जल्दी हो, क्या पता टेनेंसी एग्रीमेंट में 2 साल का पीरियड रहा हो, तो 1 साल के बाद आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं इविक्शन के लिए। अगर टेनेंसी 6 महीने की टेनेंसी एग्रीमेंट में टेनेंसी बची रही हो तो 6 महीने खत्म होने के बाद, तो दोनों में से जो भी अर्ली हो, उसके बाद जो है कि क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा लैंडलॉर्ड, जो नया वाला लैंडलॉर्ड है वो इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद ही एप्लीकेशन लगा सकता है कि टेनेंट को इविक्ट करिए और पोजीशन मुझे दिलवाइए। तो ये प्रोविज़ो हमें बताया। और अब हम आते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट पे। वो हमें बताता है आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द प्रेमिसेस बाय द लैंडलॉर्ड अंडर प्रोसीडिंग प्रोविज़ो, द लैंडलॉर्ड शैल ऑल्सो इंटीमेट टू द टेनेंट इन पोजीशन विद इन 1 month ऑफ सच एक्विजिशन। मतलब जब लैंडलॉर्ड, नए वाले लैंडलॉर्ड ने उस प्रेमिसेस को खरीदा, तो वो लैंडलॉर्ड उस टेनेंट को बताएगा जो कि उस पोजीशन में है, उस प्रेमिसेस की पोजीशन में है, कि जो है कि उसने इस मकान को खरीद लिया है। कब बताएगा? 1 महीने के अंदर बताएगा। जब भी उसने उस मकान को खरीदा तो नया वाला लैंडलॉर्ड 1 महीने के अंदर टेनेंट के पास जाएगा जो कि उस प्रेमिसेस के पोजीशन में है, उससे बताएगा कि आपके पास 1 साल का टाइम है, आप जो है कि तब तक आप नया मकान देखिए और मैंने ये प्रेमिसेस खरीद लिया है, या फिर आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में जो भी टाइम है आपके पास उतना टाइम है, या फिर आप टेनेंट, जो भी टेनेंट को बताना होगा लैंडलॉर्ड बताएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सबसेक्शन 1 हमने देखा, जो कि जिसने कि बताया हमें कि टेनेंट को निकाला नहीं जाएगा। कब तक नहीं निकाला जाएगा? जब तक कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने जो राइटिंग में टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री किया हो उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। सबसेक्शन 2 में जो क्लॉजेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, या फिर सेक्शन 22 के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। नहीं तो टेनेंट को किसी टेनेंसी एग्रीमेंट के दौरान उस प्रेमिसेस से निकाला नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये सबसेक्शन 1 था। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 1 ने हमें बताया था कि सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है कि निकाला जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही देखिए, सबसेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही टेनेंट को निकाला जा सकता है। ये हमने देखा था सबसेक्शन 1 में। तो अब हम सबसेक्शन 2 देखेंगे कि सबसेक्शन 2 में ऐसे क्या क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके तहत निकाला जा सकता है टेनेंट को, ठीक। तो सबसेक्शन 2 हमें बताता है द रेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन होगी? रेंट अथॉरिटी होगी। मे ऑन एन एप्लीकेशन मेट टू इट बाय द लैंडलॉर्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। एक एप्लीकेशन जो कि लैंडलॉर्ड के द्वारा लगाया जाता है ऐसे मैनर में जैसे कि प्रेस्क्राइब किया गया हो इस एक्ट में। मेक एन ऑर्डर फॉर एविक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रेमिसेस। एक ऑर्डर देगी, एक ऑर्डर पास करेगी रेंट अथॉरिटी, किस चीज़ के लिए? एविक्शन के लिए और प्रेमिसेस के पोजीशन की रिकवरी के लिए, ऑन 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, नेमली जो नीचे दिए गए ग्राउंड्स हैं उनमें से किसी 1 या 2 ग्राउंड्स पे जो भी उसे ठीक लगे, ठीक। मतलब रेंट अथॉरिटी के पास लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन लगाएगा कि ये जो नीचे ग्राउंड्स दिए हुए हैं सबसेक्शन 2 में क्लॉजेस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो टेनेंट है उसको प्रेमिसेस से निकाला जाए और जो प्रेमिसेस है उसका पोजीशन मुझे वापस किया जाए। तो रेंट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो ये ऑर्डर पास कर सकती है। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनके तहत लैंडलॉर्ड जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है? दैट द टेनेंट डजंट एग्री टू पे द रेंट पेएबल अंडर सेक्शन 8। जो सेक्शन 8 में जो रेंट था वो टेनेंट पे ही नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब टेनेंट रेंट नहीं पे कर रहा है तो उसे निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसी के टेनेंसी एग्रीमेंट में जो रेंट था वो रेंट ही नहीं पे कर रहा है, तो भाई टेनेंट को निकालना पड़ेगा, ठीक। बी बताता है that the tenant has not paid the arrears of rent and other charges payable in full as specified in subsection 1 of section 13 for 2 consecutive months। मतलब टेनेंट ने क्या किया है? टेनेंट ने जो रेंट का एरियर्स था और अदर चार्जेस जो थे जो सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 में पे करने थे वो नहीं पे किया है उसने। कब तक नहीं पे किया है? 2 महीने तक, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स वो फेल हो गया है,
2 कंसेक्यूटिव मंथ्स वो फेल हो गया है इसको पे करने में, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। देखिए 2 महीने तो वो रेंट नहीं पे किया है जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 था, और 1 महीने उसने उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है, 1 महीने उसने इंटरेस्ट पे करने में वो फेल हो गया है। ठीक, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ सच एरियर्स ऑफ रेंट एंड अदर चार्जेस पेएबल टू द लैंडलॉर्ड। ठीक, और मतलब 1 महीना कब से काउंट करेंगे, जबकि उसको नोटिस जाती है कि आपने जो है कि वो रेंट पे नहीं किया है, नोटिस के 1 महीने के अंदर वो इंटरेस्ट भी पे करने में फेल हो जा रहा है, तो इस ऐसी कंडीशन में जो है कि उसको इविक्ट किया जा सकता है। Provided that in relation to a tenant who is a member of the armed forces of the Union and in whose favor the prescribed authority under the Indian Soldiers Litigation Act 1925 has issued a certificate that he is serving under special condition within the meaning of section 3 of the act, or where he died by enemy action while so serving। देखिए क्या है कि एक टेनेंट ऐसा आदमी है जो कि क्या है, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है। ठीक, और ऐसा आदमी जिसके और उसके लिए जो है उसके फेवर में जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी थी इंडियन सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट में, उसने क्या किया, एक सर्टिफिकेट इशू किया है कि वो ऐसी कंडीशन में सर्व कर रहा है जैसा कि उस प्रोविज़न के जो इंडियन सोल्जर्स लिटिगेशन एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो ऐसी कंडीशन में वर्क कर रहा है, और या फिर वो ऐसा है कि वो एनिमी एक्शन में जो है कि डाइड हो गया है, किसी युद्ध चल रहा था, कोई एनिमी एक्शन चल रहा था जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होती है, तो वो सब चल रहा था और उसमें वो मर गया है, इसकी डेथ हो गई है। तो देन इन relation to heirs, the word 2 months in this clause shall be deemed to have been substituted by the word 1 month। तो ये जो 2 months का था, 2 months का था, ऊपर हमने देखा था कि वो जो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में वो रेंट पे करने में फेल हो जा रहा है, तो ऐसे जो हैं जो कि आर्मी में सर्व कर रहे हैं और जो कि किसी एनिमी एक्शन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे इंसान के जो एयर्स हैं जो कि उसके उत्तराधिकार हैं, उनके लिए जो ये 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स वाला क्राइटेरिया है कि 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में वो रेंट पे करने में फेल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो 2 मंथ्स के बजाय कितना काउंट किया जाएगा, 1 ईयर काउंट किया जाएगा। तो ये जो है 2 मंथ्स के बजाय 1 ईयर का टाइम इसमें काउंट किया जाएगा। ये देखिए 2 मंथ्स, ये 1 ईयर, ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ये किसके लिए है, आर्मी के लिए, आर्मी में, और जो कि एनिमी एक्शन में डाइड हो गए, डेथ हो गई है जिनकी, ऐसे लोगों के लिए जो है कि ये काउंट किया जाएगा। और जो मेन ये जो क्लॉज ए था वो बता रहा था कि सेक्शन 8 में रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, सेक्शन 8 में रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये जो क्लॉज बी है ये हमें बताता है कि 2 महीने 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स जो हैं वो 2 मंथ्स जो है कि रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, इसलिए निकाला जा सकता है। और 1 मंथ जब नोटिस सर्व हो जा रही है उसके 1 मंथ तक वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हैं, तो निकाला जा सकता है। लेकिन इसका प्रोविज़ो हमें बताता है कि अगर आर्मी वाला इंसान है कोई, या फिर ऐसा आदमी है जिसकी की डेथ हो जा रही है ड्यूरिंग द एनिमी एक्शन, तो उसके लिए जो ये 2 मंथ्स का है, ये जो 2 मंथ्स की 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स की जो लिमिट है, इसको एक्सीड करके उसको कर दिया गया है 1 ईयर, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है आर्मी मेंस को, उनके एयर्स, जैसे इसमें तो आर्मी मेंस की नहीं, उनके एयर्स की जो बात की गई है कि उनके एयर्स थे वाइल सो सर्विंग, एंड देन इन रिलेशन टू देयर एयर्स, तो जो उनके उत्तराधिकार हैं, तो उनके लिए ये जो 2 मंथ्स का जो हमें सबसेक्शन 2 ने 2 मंथ्स बताया था, यहाँ पे ये 1 ईयर हो जाएगा। ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं क्योंकि ये अक्सर दिमाग से निकल जाती हैं। अब हम देखते हैं क्लॉज सी हमें क्या बताता है। क्लॉज सी हमें बताता है दैट द टेनेंट हैज़ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट parted with the possession of the whole or any part of the premises without obtaining the written consent of the landlord। अब लैंडलॉर्ड ने आपको अपने मकान में किराए पे रखा और आपने क्या किया, आपने उसके पोजेशन में, या तो होल आप उस पोजेशन में थे और आपने पार्ट कर दिया, अलग कर दिया उसके पोजेशन से, होल या एनी पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस, और बिना लैंडलॉर्ड से पूछे, तो
आपको निकाला जा सकता है। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इन केस द टीनेंट इज अ फर्म, देन इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्रोप्रिएटर्स और पार्टनर्स ऑफ फर्म ऑफ इट्स नेचर ऑफ बिजनेस दैट प्रियर इंडोर्समेंट ऑफ लैंडलॉर्ड हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड इन राइटिंग। अगर टीनेंट जो है वो क्या है, टीनेंट एक फर्म है, और क्या है टीनेंट एक, और उसके टीनेंट कोई फर्म है और उसके जो प्रोप्रिएटर्स थे, उसके पार्टनर्स थे ना, उसको उसका अगर चेंज हो जा रहा है, या फिर आपने नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज कर दिया, पार्टनर्स का नाम चेंज कर दिया, प्रोप्रिएटर को चेंज कर दिया, नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज कर दिया, क्या किया, विदाउट लैंडलॉर्ड के अपने परमिशन के, तो भी आपको निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर आप कोई फर्म चला रहे हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी लैंडलॉर्ड को देनी होती है कि इतने पार्टनर्स हैं। तो अगर आपने उस फर्म के प्रोप्रिएटर्स को, पार्टनर्स को, या फिर उस बिजनेस के नेचर को चेंज कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो आपको निकाला जा सकता है। ठीक, तो क्लॉज सी ने हमें बताया कि टीनेंट जो है कि पोजेशन को पार्ट कर दे रहा है, और होल और पार्ट में, और जो है कि उस विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो ही कैन बी इविक्टेड फ्रॉम हिज प्रेमिसेस। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज डी, हम देखते हैं क्लॉज डी हमें बताता है दैट द टीनेंट हैज़ कंटिन्यूड टू मिसयूज द प्रेमिसेस। टीनेंट क्या कर रहा है, टीनेंट उस प्रेमिसेस को मिसयूज कर रहा है, टीनेंट मिसयूज कर रहा है। कब तक मिसयूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है वो विदाउट द रिसिप्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, इवन आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू डिसेस फ्रॉम द मिसयूज। मतलब टीनेंट क्या रहा है, कंटिन्यूड मिसयूज कर रहा है उस प्रेमिसेस की, और लैंडलॉर्ड नोटिस दे रहा है कि भैया प्लीज मत करो ये मिसयूज, इस मिसयूज को छोड़ दो, पर फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो प्रेमिसेस का मिसयूज पे मिसयूज किया जा रहा है, तो रेंट अथॉरिटी उसे निकाल सकती है। अब हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि मिसयूज का मतलब क्या होता है। मिसयूज तो हमने देख लिया कि टीनेंट मिसयूज कर रहा है, लेकिन मिसयूज का मतलब क्या हुआ, मिसयूज का मतलब हुआ इंक्रोचमेंट ऑफ एडिशनल स्पेस बाय द टीनेंट। टीनेंट क्या कर रहा है, एडिशनल स्पेस को इंक्रोच कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, ठीक, बाय द टीनेंट, और यूज ऑफ प्रेमिसेस फॉर अ पर्पस अदर देन द पर्पस परमिटेड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। और टेनेंसी एग्रीमेंट में उसको जिस पर्पस के लिए मकान दिया गया था, वो उस पर्पस को न छोड़ के कोई दूसरा काम करने लग रहा है, ठीक। और यूज ऑफ प्रेमिसेस विच कॉजेज पब्लिक न्यूसेंस, और इस तरीके से उसको यूज कर रहा है जो कि पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, इस तरीके से वो यूज कर रहा है। और कॉजेज डैमेज टू द प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी को डैमेज कर रही है, या फिर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, या फिर लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट के लिए वो डेट्रीमेंट, घातक है, नुकसानदायक है, ठीक। और फॉर इमोरल और इलीगल पर्पस। तो हम मिसयूज कब कहेंगे कि प्रेमिसेस का मिसयूज कब हो रहा है, जबकि टीनेंट जो है एडिशनल स्पेस पे इंक्रोचमेंट कर रहा है, या फिर जिस पर्पज के लिए उसे दिया गया था उस पर्पज को छोड़ के किसी और पर्पज के लिए यूज़ कर रहा है, या फिर पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रहा है, या फिर डैमेज कर रहा है प्रॉपर्टी की, या फिर लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट उससे डेट्रीमेंट हो रहा है, या फिर किसी इमोरल या इलीगल पर्पज के लिए यूज़ कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो है कि प्रेमिसेस का मिसयूज कर रहा है टीनेंट, ठीक। तो इस तरीके से सेक्शन क्लॉज डी हमने देखा। अब हम क्लॉज ई पे आते हैं। वेयर इट इज़ नेसेसरी फॉर द लैंडलॉर्ड टू कैरी आउट एनी रिपेयर्स और कंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग और एडिशन और अल्टरेशन और डिमोलिशन in respect of the premises or any part thereof which is not possible to be carried out without the premises being vacated। मतलब कि कोई मान लीजिए कोई प्रेमिसेस थी, मकान था, उसको लैंडलॉर्ड ने दिया था, पर उसमें कुछ रिपेयर करना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम जो कि ज़रूरी है, मान लीजिए खिड़कियां लगवानी हैं, या फिर जो है कि किसी दरवाजे लगवाने हैं, दरवाजे टूट गए हैं, या फिर कुछ रीबिल्डिंग करवाना है, मान लीजिए कि आप कमरा और बढ़वाना है, एडिशन अल्टरेशन करना है कुछ, तो कि एक दीवार तोड़ के दूसरी तरफ दीवार बनानी है, या फिर डिमोलिशन करना है, कुछ भी करना है जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई वर्क है वो करना है उसके बारे में। और वो जो है कि वो काम अगर प्रेमिसेस में टीनेंट रहता है तो उसको नहीं हो सकता, उसको खाली करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसलिए टीनेंट को निकाला जा सकता है इस ग्राउंड पे कि कुछ रिपेयर कंस्ट्रक्शन का काम करना ज़रूरी है, और अगर आप इस प्रेमिसेस में रहेंगे तो ये नहीं हो सकता।
तो निकालना उस टाइम पे ज़रूरी है, ठीक। और उसके बाद प्रोवाइडेड दैट हमें बताता है आफ्टर सच रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एडिशन, अल्टरेशन, द टेनेंट मे बी अलाउड टू रीऑक्युपाई द प्रेमिसेस टेनेंट ओनली व्हेन it has been mutually agreed to between the landlord and the tenant and a new tenancy agreement has been submitted with the rent authority। मतलब ये जो रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एडिशन, अल्टरेशन का जो भी काम था, टेनेंट हो जाने के बाद टेनेंट को अलाउ किया जा सकता है कि वो रीऑक्युपाई कर ले इस प्रेमिसेस को, लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि ये दोनों जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में म्यूचुअली एग्री हो जाएं और एक न्यू टेनेंसी एग्रीमेंट रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करवाई जाए, ठीक। ये हम क्लॉज ई में हमने देखा था कि रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग वाले काम के लिए वैकेट करना जरूरी है तो टेनेंट को निकाला जा सकता है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में एग्री हैं और एक नया टेनेंसी एग्रीमेंट इन्होंने रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करवाया है तो वो उस प्रेमिसेस को रीऑक्युपाई कर सकते हैं जबकि वो रिपेयर का काम हो जाता है तब। अब प्रोवाइडेड फर्दर दैट देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टेनेंट शैल नॉट बी अलाउड टू रीऑक्युपाई द प्रेमिसेस इन द एब्सेंस ऑफ सबमिशन ऑफ सच म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट विद द रेंट अथॉरिटी, B in cases where the tenant has been evicted under the orders of a rent authority। टेनेंट को है कब रीऑक्युपाई नहीं किया करने दिया जाएगा, जब कब रीऑक्युपाई नहीं करने दिया जाएगा जबकि वो जो है कि टेनेंट एक म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट, टेनेंट और जो भी ये थे क्या नाम है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड, इन्होंने एक म्यूचुअल टेनेंसी एग्रीमेंट रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करवाने से ये फेल हो जा रहे हैं, या फिर ये जो है कि जो ये इविक्शन है ये रेंट अथॉरिटी के ऑर्डर्स पे हुआ है, तो इन दोनों कंडीशन में टेनेंट रीऑक्युपाई नहीं कर सकते, ठीक। अब हम आते हैं क्लॉज एफ पे। क्लॉज एफ हमें बताता है दैट द प्रेमिसेस और एनी पार्ट देयरऑफ इज रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर कैरिंग आउट एनी रिपेयर्स, कंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग, एडिशन, अल्टरेशन और डिमोलिशन फॉर चेंज ऑफ इट्स यूज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये जो हमने बात पढ़ी थी क्लॉज ई में, वही चीज़ यहाँ पे भी है कि क्या हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिबिल्डिंग की जा रही है, एडिशन किया जा रहा है ना, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ज़रूरी था करना, ऐसे ही लैंडलॉर्ड को लग रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बाइंडिंग है क्योंकि ये जो है कि वो जो लैंड था जो कि यूज़ किया जा रहा था उसमें उसका नेचर चेंज कर दिया गया, उस लैंड का चेंज कर दिया गया नेचर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। मतलब समझ लीजिए म्यूनसिपल बॉडी है कोई किसी सिटी में और गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ये जो बिल्डिंग है इसमें 3 फ्लोर नहीं होना चाहिए, 2 फ्लोर होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आता है उसके तहत इसको करना ज़रूरी है तो जो है कि ये रिपेयर करवाने के लिए वैकेट करवा सकती है जो है कि रेंट अथॉरिटी, ठीक। हमने क्लॉज ई में भी रिपेयर के लिए ही किया था, लेकिन एफ में क्या है, रिपेयर जो हो रहा है वो लैंड के यूज का नेचर चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर किया है इस चीज़ के लिए, ठीक। तो क्लॉज एफ और ई में यही अंतर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कि हमने पढ़ा कि कंपिटेंट अथॉरिटी ऑर्डर देती है कि लैंड का नेचर चेंज हो जा रहा है तो इसके लिए एडिशन, अल्टरेशन ये सब करना जरूरी है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी की डिफिनीशन क्या होगी? कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? कंपिटेंट अथॉरिटी मीन्स द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने पहले ही कहा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुआ या फिर म्यूनसिपैलिटी और द डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी एज द केस में बी विच प्रोवाइड्स परमिशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रिपेयर, रीडेवलपमेंट और डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग और परमिशन ऑफ चेंज इन लैंड यूज। मतलब चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी या कोई और अथॉरिटी जो कि क्या करती है, परमिशन देती है ऐसे मैटर्स को, जैसे कि जो कि रिपेयर, रीडेवलपमेंट, डिमोलिशन, बिल्डिंग की रिपेयर, रीडेवलपमेंट, डिमोलिशन और या फिर परमिशन देती है लैंड यूज में चेंज के लिए, ऐसी कोई अथॉरिटी जिसके पास ये पावर है कि वो ऐसे ऑर्डर्स दे सके। तो ये कंपिटेंट अथॉरिटी का मतलब हुआ था, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है क्लॉज जी। क्लॉज जी हम देखते हैं, क्लॉज जी है दैट द टेनेंट हैज गिवन रिटन नोटिस टू वैकेट द प्रेमिसेस लेट आउट ऑन रेंट एंड इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट नोटिस द लैंडलॉर्ड हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द सेड प्रेमिसेस और हैज टेकन एनी अदर स्टेप एज अ रिजल्ट ऑफ विच हिज इंटरेस्ट वुड सीरियसली सफर इफ हिज नॉट पुट इन पोजेशन ऑफ दैट प्रेमिसेस। क्या है, टेनेंट ने क्या किया, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को रिटर्न नोटिस दे दी कि भाई हम आपका मकान खाली करने वाले हैं, और जब लैंडलॉर्ड के पास ये नोटिस आई तो
लैंडलॉर्ड ने कहा अच्छा अब तो ये खाली करने वाले हैं, अब मुझे मेरे प्रेमिसेस का मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, मैं अपने प्रेमिसेस को बेच देता हूँ या फिर किसी और को टेनेंट को दे देता हूँ, कुछ भी ऐसा काम मैं अपने प्रेमिसेस के साथ कर देता हूँ। और उन्होंने ये सोच लिया और या फिर कोई और स्टेप उन्होंने उठा लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर इन्होंने जो टेनेंट थे ये इन्होंने खाली नहीं किया मकान, तो ऐसे क्या होगा कि उसका जो इंटरेस्ट था लैंडलॉर्ड का वो सफ़र करेगा, उसे हानि होगी अगर उसे प्रेमिसेस का पोजीशन नहीं दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में रेंट अथॉरिटी टेनेंट को निकाल सकती है, क्योंकि टेनेंट ही था, उसने ही पहले कहा कि हम रिटन नोटिस दिया कि मैं खाली करने वाला हूँ। तो लैंडलॉर्ड ने कोई और काम कर लिया भाई, सेल करने के लिए सोच लिया या फिर कुछ और करने के लिए सोच लिया। तो अब तो टेनेंट अगर पोजीशन वापस नहीं करते हैं तो लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट तो सफ़र करेगा ही। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें ये प्रेमिसेस वापस करवाया जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं क्लॉज एच पे, दैट द टेनेंट हैज़ कैरिड आउट एनी स्ट्रक्चरल चेंज और इरेक्टेड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन द प्रेमिसेस। टेनेंट ने क्या किया है, कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया है या फिर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया इन द प्रेमिसेस लेट आउट ऑन रेंट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड से बिना पूछे उसने एक मकान में एक कमरा और बनवा लिया या फिर एक दीवार खड़ी कर दी, कुछ भी ऐसा परमानेंट नेचर का चेंज कर दिया, तो रेंट अथॉरिटी उन्हें एविक्ट कर सकती है। ठीक, और आई हमें बताता है that in violation of section 7 the tenant has sublet whole or part of the premises held by him or has transferred or assigned his rights in the tenancy agreement or part thereof। ना क्या है, सेक्शन 7 की वायलेशन करी है टेनेंट ने क्या किया है, अपने प्रेमिसेस को सबलेट कर दिया गया है, सबलेट कर दिया गया है या फिर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, अपने राइट्स को टेनेंसी एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो रेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो उसे निकाल सकती है। ठीक, ये हमें बताता है दैट वेयर द टेनेंसी स्टैंड्स डिटरमाइंड बाय फ्लक्स ऑफ टाइम। टेनेंसी एग्रीमेंट में कुछ टाइम आप दोनों ने फिक्स किया था, वो टाइम खत्म हो गया है, फ्लक्स ऑफ टाइम खत्म हुआ तो टेनेंसी डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक, और दैट द टेनेंट हैज़ अलाउड द प्रेमिसेस टू बी ऑक्युपाइड बाय एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक, सबलेट करने के जैसे ही है कि टेनेंट ने उस प्रेमिसेस को किसी और को दे दिया जो कि उसकी फैमिली का मेंबर नहीं था, तो इस कंडीशन में रेंट अथॉरिटी से एविक्ट कर सकती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में फैमिली का मतलब क्या होता है। फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, male lineal descendant, such parents, grandparents and any unmarried widow, divorced, judicially separated daughter, daughter of a male descendant or widowed daughter-in-law as may have been normally residing with him or her। मतलब फैमिली में क्या क्या काउंट किए जाएंगे, उसके स्पाउस काउंट किए जाएंगे, मेल लिनियल डिसेंडेंट और पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसकी अनमैरिड, विडोव्ड, डिवोर्स्ड, जुडिशली सेपरेटेड डॉटर। ठीक, कोई अनमैरिड ऐसी शादी नहीं हुई है या फिर वो विधवा हो गई हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है या फिर जुडिशियल सेपरेशन उनका हो गया है, तो ऐसी डॉटर को काउंट किया जाएगा। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि जो मैरिड डॉटर हैं, जो अपने ससुराल में रह रही हैं, वो काउंट नहीं की जाएंगी। ठीक, स्पाउस काउंट किए जाएंगे, मेल लिनियल डिसेंडेंट काउंट किए जाएंगे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है और जो कि ससुराल में नहीं रह रही हैं, डॉटर ऑफ मेल डिसेंडेंट, कोई मेल डिसेंडेंट है उसकी डॉटर, विडोव्ड डॉटर इन लॉ, विडोव्ड जो उसकी बहू हैं वो काउंट की जाएंगी जो कि उनके साथ उस प्रेमिसेस में रह रही हैं, तो ऐसे लोगों को फैमिली में काउंट किया जाता है। ठीक, अगला क्लॉज हमें बताता है दैट द टेनेंट हैज सब्सटेंशियली रिमूव्ड हिज इफेक्ट्स फ्रॉम द प्रेमिसेस। टेनेंट ने अपने इफेक्ट्स को उस प्रेमिसेस से रिमूव कर लिया है, तो रेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो उसे इविक्ट कर सकती है। दैट द प्रेमिसेस रिक्वायर्ड बाय द लैंडलॉर्ड ईदर इन its existing form or after demolition and new construction thereof for the purpose of its occupation by the landlord। लैंडलॉर्ड के लिए क्या है कि लैंडलॉर्ड को प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे जैसे एग्जिस्ट कर रहे वैसे, चाहे डिमोलिश करने के बाद या फिर कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन उसे करना है, तो जो है कि ऐसी कंडीशन में टेनेंट को निकाला जा सकता है। तो यहाँ हमने देखे इतने सारे क्लॉजेस थे एविक्शन के, और आगे का जो भी आगे का सबसेक्शन जो बचा हुआ है और आगे की चीज़ें जो हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।